मनीष की घर की हालत हमेशा से बहुत बुरी थी। कभी खाने को कुछ मिल जाता तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ जाता था, जिस कारण उसकी पत्नी हर समय उससे लड़ती रहती थी। काश मेरी शादी ही तुमसे ना होती, एक दिन भी सुख से नसीब नहीं हुआ है मुझे। जब से शादी हुई है एक समय के खाने के लिए भी तरस रही हूँ। मैं ना जाने क्या सोचकर मेरे पिताजी ने तुमसे शादी कर दी है, तो हालात किसी के बस में कब होते हैं। मैं भी तो भूखा रहता हूँ, ना कौन सा शाही पनीर रहा हूँ जो रूखी सूखी मिलती है, साथ में मिलकर खाते हैं। मुझे नहीं खानी रूखी सूखी रोटी। ऐसा चलता रहा आगे तो मैं अपनी पिता के घर चली जाऊंगी। यह हर बार माई के जाने की धमकी क्यों देती हो तुम। मैं ही चला जाता हूँ और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक कुछ ले आता। अरे तो ले आइए ना अच्छा सा भोजन। मनीष गुस्से में घर से निकल जाता है। रास्ते में उसको उसका दोस्त मिल जाता है, जिसका घर मनीष के घर से साथ ही जुड़ा हुआ था। कैसे हो मनीष, कहाँ जा रहे हो। जिसकी पत्नी हमेशा लड़ती रहती हो वो भला कैसा हो सकता है। यार कोई काम ढूंढने जा रहा हूँ ताकि तुम्हारी भाभी को कुछ अच्छा खिला सक लो। हम भी एक रास्ते के दो मुसाफिर हैं, ढूंढने जा रहा हूँ। मनीष और नीरज बातें करते हुए सारे गांव में घूम लेते हैं, कहीं उन्हें कोई काम नहीं मिलता। फिर जंगल के रास्ते होते हुए वह शहर जाने का फैसला करते हैं। चलते चलते वह एक बड़ी सी हवेली के सामने आकर रुक जाते हैं। यह तो वही हवेली है ना जो पूरे गाँव में मशहूर है, सब कहते हैं इस हवेली से दूर रहना है। यह हवेली किसी भूतिया घर से कम नहीं है। अरे ये सब पुरानी बातें हैं, लोगों के बनाए हुए किस्से हैं। मुझे तो लगता है जरूर इस हवेली में कोई ना कोई खजाना छिपा होगा, तभी तो गांव वाले नहीं चाहते कि कोई इस हवेली में जाए। बात तो तेरी भी ठीक है, हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन कोई खतरा भी तो हो सकता है ना। अरे हम दोनों साथ हैं, कुछ नहीं होगा। चल एक बार हवेली के अंदर से घूम कर आते हैं, हो सकता है कोई कीमती चीज ही हाथ लग जाए जिसको बेचकर हम दोनों समय का खाना ही खा ले। मनीष और नीरज दोनों लालच में उस हवेली के अंदर चले जाते हैं। वो हवेली अंदर से किसी खंडरई हुई एक महिला की मूर्ति पर जाती है। अभी वो उस मूर्ति को देखते हैं कि तभी अचानक से एक बड़ा सा कुआं उनके सामने आकर बैठ जाता है। कौवा की आंखें बहुत ही डरावनी और भयानक लग रही थी, जो कि पूरी तरह से लाल थी। नीरज कहाँ फंसा दिया यार, यहाँ तो कोई कीमती चीज नहीं मगर मौत जरूर नजर आ रही है। अरे हाँ यार गलती हो गई जो यहाँ चले आए, अब यहाँ से निकलने का सोच। यह कौवा तो ऐसा लग रहा है जैसे हमें खा ही जाएगा। दोनों डरो मत, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं कहती। मुझे पता है तुम दोनों गरीब और जरूरतमंद हो, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती, मगर तुम हमारी मदद क्यों करना चाहती हो, इसमें तुम्हारा क्या फायदा। इस संसार में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, बदले में कुछ ना कुछ तो देना ही होता है ना। सोना और हीरो के बदले तुम्हें महाराजा सुरेश के सबसे बड़े बेटे को मेरे हवाले करना होगा, फिर तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। हमें समय चाहिए सोचने के लिए, यह काम तो बहुत मुश्किल है। हाँ ले लो समय, लेकिन 13वीं की रात से ठीक 3 दिन पहले तक मुझे महाराज का बड़ा बेटा चाहिए, यह याद रखना। अब तुम दोनों जा सकते हो। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब तुम्हें बता के क्या करूं, कैसे महाराज के बेटे को उस कौवा के हवाले करूं, यह सब मैं नहीं कर सकता, तुम्हें करना होगा। सोचो जरा, अगर वो कौवा तुम्हें इतना सब कुछ बिना कुछ किए दे रहा है तो काम करने पर तो तुम्हें हीरो में तोल देगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, आखिर हम कब तक ऐसे हालात में जिंदगी गुजारेंगे। दूसरी और नीरज की पत्नी अब मान जाती है और उसे महाराज के बेटे का अपहरण करने को कहती है। अगले ही दिन दोनों दोस्त घर से निकल जाते हैं और योजना के अनुसार महाराज के बेटे को उस पुरानी हवेली में कौवा के पास छोड़ देते हैं। हम बहुत कमाल का काम किया है तुम दोनों ने, अब हमें हमारा इनाम दो ना और अपना वादा पूरा करो। यह लो, यह लाल हीरा साथ ले जाओ। रात के समय दरिया के पास इसे लेकर चलना, जहाँ यह रोशन हो जाए वहाँ से बहुत सारे और हीरे मिल जाएंगे। दोनों खुश होकर वह हीरे लेकर चले आते हैं और कौवा के बताए हुए दरिया के पास हीरे को लाते हैं। वह चमकने लगता है। जैसे वो जमीन से जरा माटी हटाते हैं तो उनके सामने सोने और हीरो से भरा हुआ एक मटका आ जाता है, जिसे लेकर वो अपने घर चले जाते हैं।
इतना सोना देखकर उनकी पत्नियां भी खुशी से पागल हो जाती हैं। जैसे ही वह सोने को हाथ लगाती है, वहाँ एक औरत प्रकट होती है। ये तो वही औरत है जिसकी मूर्ति हमने उस हवेली में देखी थी। हाँ, मैं वही हूँ, और अब तुमने मुझे आजाद कर दिया है। मुझे तुम जैसे ही लालची लोगों की जरूरत थी, और 2 लालची औरतों की। अब इनकी बलि देकर मैं हमेशा के लिए अपनी सारी शक्ति वापस हासिल कर लूंगी। ऐसा कहकर वह औरत वहाँ से गायब हो जाती है, और साथ में मनीष और नीरज की पत्नियां भी गायब हो जाती हैं। तभी वहाँ नीरज और मनीष रो रहे थे कि इतने में महाराज वह आ जाते हैं, और उनके साथ एक साधु भी आ जाता है। मेरा दिल कर रहा है कि तुम दोनों के सर ही तन से जुदा कर दो, मगर साधु बाबा ने रोक रखा है। शांत हो जाए महाराज, आपका बेटा अभी जिंदा है और हमारे पास समय बहुत कम था। अब तुम दोनों जल्दी से सारी बात बताओ। अगर कुछ बुरा हुआ तो महाराज तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। मैं बताता हूँ, महाराज हमें क्षमा कर दे बस। फिर नीरज और मनीष सारी बात शुरू से महाराज को बताते हैं, जिसे सुनकर साधु बाबा उनसे कहते हैं, तुम्हारे पास वो लाल हीरा है ना? वो मुझे दो। जल्दी से समस्या का बस वही हाल है, और सब जल्दी से उस हवेली में चढ़ो, समय नहीं है अब हमारे पास। नीरज वो हीरा बाबा को दे देता है और सब उस हवेली में चले जाते हैं। वहाँ पर नीरज और मनीष की पत्नियां, महाराज का बेटा और वो कौवा होते हैं। कौवा महाराज और बाबा को देखकर कहता है, अरे हो साधु, तू फिर से आ गया। इस बार तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, बस कुछ देर और फिर मैं इन सब की बलि देकर हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी। तेरी यह हसरत कभी पूरी नहीं होगी। तूने गलती कर दी, यह देख तेरी जान मेरी मुट्ठी में है। अचानक से बाबा इस हीरे को जमीन पर दे मारते हैं और वह हीरा टूट जाता है। उसके टूटने पर ही उस उल्लू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और वहां से वह मूर्ति और सोना गायब हो जाता है। महाराज हमें क्षमा कर दे, हम लालच में आ गए थे। प्लीज महाराज, आखिरी गलती समझकर माफ कर देना ना। अब दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगर तुम दोनों यह गलती ना करते तो कभी ना कभी वह आकर महाराज का नुकसान कर सकती थी। महाराज आप इन दोनों को माफ कर दें। महाराज फिर उन दोनों को माफ कर देते हैं, और साथ ही उन लोगों को इनाम भी देते हैं, जिससे अब उनकी जिंदगी में सारा दुख खत्म हो जाता है।